शादी की पहली रात को अपनी बीवी का घूंघट उठाने के लिए मैं आगे बढ़ा तो मैं दर्द से चिल्लाने लगी और बोली, मेरे पेट में बहुत ज़ोर का दर्द हो रहा है। मैं उसे अस्पताल लेकर पहुंचा तो उसने एक बच्ची को जन्म दे दिया। मैं तो सोचते ही रह गया और बीवी से बोला, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। तो वह मेरे पैरों में गिरकर बोली, मुझे सिर्फ एक हफ्ते का समय दे दो, नहीं तो मैं बदनाम हो जाऊंगी। मैं मान गया तो मैं बोली, आप कभी भी इस बच्चे का चेहरा नहीं देखेंगे, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। मुझे उस बच्चे में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए इस बात के लिए मैं राज़ी हो गया और उस बच्चे को घर ले आया। मगर उस बच्चे के आने से मुझे अपने कारोबार में बहुत मुनाफा होने लगा था। मेरे मन में ईर्ष्या पैदा हो गई और मैं सोचने लगा, ज़रा उस बच्चे का चेहरा तो देखूं। मगर बीवी उसके चेहरे को हमेशा ढक कर रखती थी। एक दिन मौका पाकर यूं ही उसके चेहरे से कपड़ा हटा, या तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वह बच्चा आज मेरे छोटे भाई की शादी थी। मैं बहुत ही खुश लग रहा था। मेरे दिल में भी शादी का ख्याल आया, क्यों ना मैं भी अपना घर बसा ही लूँ, क्योंकि मैं अच्छा खासा कमाता था, जबकि मेरा छोटा भाई तो मेरे पास ही काम करता था और उम्र में मुझसे 10 साल छोटा था। मैंने अगले ही दिन माँ से बात की और बोला, माँ मेरी भी शादी करा दो। 36 साल का तो हो चुका हूँ, यूँ ही उम्र बीत जाएगी तो हाथ मलता रह जाऊँगा। माँ ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और बोली, किशोर तुम्हारे मन में शादी का विचार कहाँ से आया? और अभी जल्दी भी किस बात की है? अभी तो राम की शादी है, अभी शादी में बहुत खर्चा हुआ है, तुरंत दूसरी शादी कैसे मुमकिन हो सकती है? मेरे चेहरे पर चिंता की लकीर साफ झलक रही थी। मैं बोला, राम से बड़ा मैं था। रीति रिवाज के मुताबिक आप मेरी शादी पहले करती, लेकिन आपने मेरे बारे में नहीं सोचा। अब मैं अपनी फ़िक्र ना करूं तो क्या पड़ोसी मेरी फ़िक्र करेंगे? माँ के चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट ही रहती थी। अब वह भी मुस्कुरा कर बोली, क्यों फ़िक्र करता है मेरे बच्चे? तुम देखना, मैं तुम्हारे लिए बहुत जल्द कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ लूँगी। राम की शादी तो मैंने इसलिए की है क्योंकि वह ठीक से कोई काम धंधा तो करता नहीं है। बीवी आ जाएगी तो सब जिम्मेदारियां पड़ जाएगी। मैंने सर हिला दिया तो माँ उठकर मेरे लिए एक गिलास पानी और 2 गोलियां ले आई थी। मैं बोली, यह खा ले। मैंने चेहरा बिगड़ते हुए कहा, माँ आप हर रोज़ मुझे ये कड़वी गोलियां क्यों खिलाती हैं? तो माँ बोली, किशोर तुम तो यह गोलियां बचपन से खा रहे हो, क्योंकि तुम्हें गुर्दे की तकलीफ़ है ना। डॉक्टर ने कहा है कि ज़रा सी लापरवाही से बनाए इलाज बिगड़ जाएगा। फिर सोचो तुम्हारी शादी कैसे करूँगी। मैंने हंसकर वह दवाई खाई और अपने काम पर आ गया। राम की बीवी बहुत ही अच्छी लड़की थी, मेरी बहुत इज्जत करती थी, मुझे भैया भैया कहते थकती नहीं थी। जब राम बाहर से आता तो वह गुलाब की तरह खिल जाती थी। मेरा भी दिल चाहता था मेरी भी बीवी हो, मेरे लिए अलग अलग तरह का खाना बनाए, घर आते ही खुश हो जाए। लेकिन माँ इस तरह से मेरी शादी की बात को टाल रही थी कि मैं अभी 10 साल का ही हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि माँ मेरी शादी इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि मैं बिजनेस में जो मुनाफा कमाता था वह पूरा माँ के हाथ में ही ला कर देता था। उनको यह डर होगा कि मेरी बीवी आ जाएगी तो मेरा बेटा बदल जाएगा। मैंने माँ से कई बार शादी के बारे में कहा तो मजबूर हो गई और मेरे लिए लड़की ढूंढने लगी। बहुत लड़कियां देखने के बाद माँ को मोहिनी नाम की लड़की पसंद आ गई थी। माँ ने मुझे उसकी तस्वीर दिखाई तो मैं खुशी से उछल ही पड़ा था। वह इतनी हसीन थी कि कोई भी जवाब नहीं। मैंने माँ को हाँ कर दी तो मेरी शादी की तैयारियाँ भी शुरू हो चुकी थी। सोचकर ही दिल खुश हो जाता था कि मोहिनी मेरी बीवी बनकर इस घर में चलेगी फिरेगी, मेरा ख्याल रखेगी। शादी का दिन आया तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। राम मुझे कहता था, भैया अपनी आज़ादी को इस तरह कुर्बान मत करो, बीवियाँ शादी के बाद कैद कर लेती हैं। दूर बैठे राम की बीवी उसे घूर कर देखती तो वह मजाक में हंस देता था। हम बारात लेकर पहुँचे तो दुल्हन बनके सजी मोहिनी को मेरे साथ बिठा दिया गया था। मैं बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। शादी की रस्म पूरी हो गई और फिर दुल्हन की विदाई का समय हो गया और हम घर वापस आ गए। मुझे मेरे चचेरे भाई ने देख लिया। रात होने लगी थी।
मगर उन्होंने मुझे दुल्हन के कमरे में अंदर न जाने की इजाज़त नहीं दी थी। रात को 10 बजे माँ ने सभी को घर भेज दिया और मुझे भी मेरे कमरे में भेज दिया था। मैं कमरे में गया तो मोहिनी सुहागन के पल्लू में मेरे इंतज़ार में बैठी हुई थी। मैं उसके पास गया तो वह रोती हुई बोली, पिछले 2 घंटों से मेरे पेट में बहुत ज़ोरदार दर्द हो रहा है। अब दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप भगवान के लिए मुझे अस्पताल लेकर चलिए। मुझे मोहिनी पर बड़ी दया आई। मैं उसे संभालते हुए बाहर लेकर आया और अस्पताल में लेकर गया तो डॉक्टर ने इमरजेंसी में डिलीवरी वार्ड में दाखिल कर लिया था। मैं देखकर हैरान हो गया कि यह सब क्या हो रहा है। 5 घंटे में यूं ही बैठा रहा। तभी नर्स आकर बोली, मुबारक हो, आपके घर बेटा पैदा हुआ है। यह बात मेरे लिए बर्दाश्त के बाहर थी। ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। नर्स मेरी तरफ देखकर बोली, आपकी बीवी आपसे मिलना चाहती है। मैं नर्स के पीछे चल पड़ा। बेड पर मोहिनी आराम से लेटी हुई थी। तुम्हें ज़रा सी भी शर्म नहीं आई इतना बड़ा धोखा देते हुए? लेकिन तुम बेफिक्र रहो, मैं जानता हूँ कि तुम जैसे धोखेबाजों से कैसे निपटा जाता है। मैं तुम्हें अभी तलाक देकर आज़ाद कर देता हूँ। मेरी यह बात सुनकर मोहिनी के दिमाग में बिजली सी दौड़ गई थी। मैं उठकर मेरे पास आई और मेरे कदमों में बैठकर रोने लगी और बोली, मुझे इस तरह अपनी ज़िंदगी से बेदखल मत करो। मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, लेकिन आप मुझे इस तरह से दुत्कार देंगे तो मैं कहाँ जाऊँगी। आप मुझे सिर्फ 1 हफ्ते का समय दे दीजिए, तब तक मैं अपने ठिकाने का इंतज़ाम कर लूँगी। किशोर अगर आज अपने मेरी इज्जत बचा ली तो क़यामत के दिन भगवान आपकी मदद करेगा। मोहिनी के इन शब्दों ने मुझे हिलाकर रख दिया था। हम अपने रोज़ की ज़िंदगी में कितने गुनाह करते हैं, लेकिन भगवान उस पर पर्दा करके हमें बदनामी से बचा लेता है। अपनी बीवी को यूँ सरेआम बदनाम करने वाला। मैं बोला, ठीक है मोहिनी, 1 हफ्ते का वक्त तुम्हें देता हूँ। रोते हुए बोली, आप कभी भूल कर भी बेटे की शक्ल मत देख लेना, नहीं तो गजब हो जाएगा। अब भला मुझे बीवी के बच्चे से क्या मतलब था जो मैं उसकी शक्ल देखता रहता। इसलिए मैंने मोहिनी से एक वादा कर दिया तो मैं बिल्कुल बेफिक्र हो गई। अब सबसे ज़्यादा डर मुझे अपने घर वालों के सवालों का था। घर वालों से क्या कहूँगा। शादी की पहली रात ही मेरे घर बच्चा पैदा हो गया। मोहिनी शायद मेरी सोच में डूबी शक्ल देखकर समझ चुकी थी, इसलिए मैं बोली, किशोर आप घर वालों की बिल्कुल भी परवाह मत कीजिए, उन सबको मैं संभाल लूँगी। मोहिनी की डिलीवरी नॉर्मल हुई थी, इसलिए डॉक्टर ने उसे डिस्चार्ज दे दिया था। हम दोनों सुबह घर जाकर पहुँचे तो लिविंग रूम मेहमानों से भरा हुआ था। सब हमें देखकर चौंक गए थे और फिक्र से मेरा हाल बुरा हो चुका था। माँ जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, क्या बात है किशोर, तुम लोग कहाँ गायब हो गए थे? मोहिनी आगे बढ़ी और बोली, आधी रात को अचानक मेरा पानी पूरी खाने का मन हो गया। मैंने किशोर से जिद की तो वह मुझे अपने साथ ले गए। फिर हम गार्डन चले गए तो गार्डन के पिछले हिस्से में हमें नवजात शिशु की आवाज़ आने लगी। हमने जल्दी से आगे बढ़कर देखा तो यह नन्हा सा बच्चा चादर में लिपटा हुआ बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। मैं इसे अपने साथ घर ले आई हूँ। लिविंग रूम में मौजूद सब लोगों को जैसे सांप सूंघ गया था। माँ आगे बढ़ी और मोहिनी की हाथ से बच्चे को ले लिया और बोली, किशोर तुम जानते हो ना, ऐसे मिलने वाले बच्चे गुमनाम बाप की निशानी होते हैं। तुम इस बच्चे को अपना नाम, अपनी मोहब्बत तो दे सकोगे ना? मैंने ना में सिर हिला दिया और बोला, मैं कुछ नहीं जानता, यह आपकी बहू का कारनामा है। इतना कहकर मैं अंदर चला गया। शादी के बाद वाला फंक्शन हमने कैंसिल कर दिया था और खाना अनाथ आश्रम में भेज दिया था। सब मेहमान अपने अपने घर लौट गए और मैंने भी वापस काम पर जाना शुरू कर दिया। मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। मेरी बीवी हर वक्त अपने बच्चे में ही उलझी रहती थी और अपने बेटे का चेहरा छुपाती रहती थी, जैसे वह किसी और से मैं परेशान रहने लगा था। जबकि राम और उसकी बीवी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। मोहिनी अपने बेटे का नाम यश रखा था। माँ अक्सर मुझे समझाया करती थी, किशोर अगर दिल बड़ा करके इस बच्चे को घर ले आए हो
तो इससे दूरी मत बना के रखो। माँ की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया जाता था। मैं कपड़े की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री चला रहा था। राम को भी मैंने उसी फैक्ट्री में काम रख रखा था और कुछ महीनों से मेरा काम इतना अच्छा नहीं चल रहा था, मगर अब तो जैसे काम से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। मुझे लगने लगा बच्चे के आने की वजह से हुआ है। मोहिनी का यह बच्चा बहुत अच्छी किस्मत वाला है। मैं उसको वापस जाने को भी नहीं कहता था कि कहीं फिर मुझे धंधे में नुकसान ना होना पड़े। मेरा दिल कहता था मैं इसके साथ आगे की ज़िंदगी नहीं बिता सकता था, जो शादी से पहले ही बच्चे को जन्म दे चुकी हो। किशोर जब काम से घर लौटा तो मोहिनी ने रो रो कर बुरा हाल करके रखा था। मैं बोली यश बहुत बीमार है, उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना है। मैं उन दोनों को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने दवा दी और घर वापस भेज दिया। तो यश अपने चेहरे पर पड़े कपड़े की वजह से परेशान हो रहा था। मैं उस कपड़े को अपने नन्हे नन्हे हाथों से हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं उसमें कामयाब नहीं हो रहा था। पहले तो मैंने सोचा मोहिनी को बुला लेता हूँ, मगर फिर ख्याल आया ऐसे छोटे बच्चे से क्या दुश्मनी है कि उसके चेहरे से कपड़ा भी ना हटा पाऊँ। मगर फिर मोहिनी की कही हुई बात आज फिर मेरे कानों में घुसने लगी थी कि बच्चे की शक्ल नहीं देखना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। मैंने सिर झटक दिया और सोचा जो होगा देखा जाएगा, और मैंने हिम्मत करके बच्चे के चेहरे से कपड़ा हटा दिया। यह देखकर तो मेरे कदमों तले ज़मीन ही निकल गई, क्योंकि यश तो हूबहू मेरा जैसा था। ऐसा लग रहा था जैसे यश मेरी ही फ़ोटोकॉपी हो। इतने में कमरे का दरवाज़ा खुला और मोहिनी अंदर आ गई। मैं मुझे और यश को साथ बैठकर देखकर हक्का बक्का रह गई थी। मैं भागती हुई मेरे पास आई और बोली आपने यह क्या कर दिया। मैं उसकी तरफ देखता ही रह गया और बोला मोहिनी मुझे यह बता, यह बच्चा किसका है? तुमने मुझसे शादी से पहले कब और किससे शादी की थी, या फिर शादी के बिना ही इस बच्चे को जन्म दिया है? मैं एक बात जानना चाहता हूँ। मोहिनी बोली किशोर आप सच बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैं दहाड़ कर बोला जब मैं शादी से पहले की रात को जन्म लेने वाले बच्चे को बर्दाश्त कर सकता हूँ, तो यकीन मानना मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ। मोहिनी गहरी सोच में पड़ गई। ऐसा लग रहा था कि मानो फैसला नहीं कर पा रही थी कि सच बताए कि झूठ, और फिर हिम्मत करके बोली आपका बच्चा है। मैं हंस पड़ा और बोला मुझे मालूम है तुम जैसी औरतें इसी तरह से जवाब देकर बात को दूसरे पर थोपना चाहती हैं, लेकिन मैं अब कोई भी बकवास नहीं सुनूंगा। मैं सब कुछ सच जानना चाहता हूँ, और याद रखो अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो मैं तुम्हें अभी के अभी तलाक दे दूँगा। मोहिनी रोने लगी और बोली किशोर आप मुझ पर यकीन करें, यह सच में आप ही का बच्चा है। मुझे मोहिनी अच्छी लगने लगी थी, इसलिए मैंने कभी उसकी मर्ज़ी के खिलाफ़ सवाल नहीं पूछा था, लेकिन आज मैंने यह सवाल पूछ ही लिया था तो उसका झूठ सुनकर मैं दंग रह गया था। मोहिनी तुम एक जीते जागते इंसान पर झूठा इल्ज़ाम कैसे लगा सकती हो? तुम यकीन करो मैं जितना प्यार तुमसे करता हूँ उतना ही प्यार हमेशा करूँगा, मगर एक शर्त है, तुम मुझे यह सब कुछ सच बता दो। मोहिनी रोते हुए बोली किशोर मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरा दिमाग घूमने लगा था। मैं उस कमरे में छोड़कर बाहर चला गया। मैं सोचने लगा था कि इतनी प्यारी और मासूम सी लगने वाली लड़की झूठी निकली है। मैं तो यहाँ तक सोचने लगा था कि जिस लड़की ने 9 महीने तक अपना पाप अपने माँ बाप और दूसरे लोगों से छुपा कर रखा था, मैं तो सब कुछ कर सकती थी। मैं फैसले की घड़ी तक पहुँच चुका था। मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि मैं मोहिनी को तलाक दे दूँगा, क्योंकि झूठे इंसान पर ज़रा सा भी भरोसा नहीं किया जा सकता। इंसान की सिर्फ ज़बान ही सब कुछ होती है। जब वह अपनी ज़बान की ही पास ना कर सके तो पीछे पछता ही क्या है। लेकिन यस वह मेरे जैसा क्यों था? उसकी शक्ल मुझसे इतनी क्यों मिलती थी? मैं अपनी सारी दोस्तों को याद करने लगा था। कॉलेज के ज़माने में मेरी कई लड़कियों के साथ दोस्ती रह चुकी थी, लेकिन असल में तो वह सिर्फ अच्छे दोस्त थे और कुछ नहीं। अब 6 साल से मैंने किसी लड़की से बात भी नहीं की थी। फिर यह सब कैसे मुमकिन हो सकता है?
यह भी तो हो सकता था कि सच में कह रही हो, मगर मैंने सोच लिया कि जैसे ही मेरे सामने मोहिनी का सच आ जाएगा मैं उसे अलग हो जाऊंगा। रात को जब मैं घर लौटा तो मैंने मोहिनी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया था और सोने के लिए चला गया। यश सारी रात रुक रुक कर रो रहा था। मोहिनी गुस्से में बोली, पहले तो आपको मालूम नहीं था कि यह बेटा आपका है, जब अभी मालूम पड़ गया है तो आपसे मुझे इस तरह के बर्ताव की उम्मीद नहीं थी। बच्चा सारी रात बुखार से तपता रहा, मगर आपको ज़रा सी भी दया उस पर नहीं आई। मैं गुस्से से बोला, दवा पिला दो उसको, मेरा सिर मत खाओ। तभी मोहिनी बोली, सारी रात 4-4 घंटे बाद मैं इसे दवा पिलाती रही। इसका बुखार उतर ना होता तो कब का उतर गया होता। आप हमें अस्पताल ले चलो। मुझे बच्चे पर तरस आ गया तो मैं उन दोनों को अस्पताल लेकर पहुंचा। नर्स ने उसका इलाज करना शुरू कर दिया। 2-3 घंटे बाद उसका बुखार उतर गया। डॉक्टर ने यश को दवा देकर डिस्चार्ज कर दिया। मेरे दिल में विचार आया कि क्यों ना मैं इस बच्चे का डीएनए टेस्ट करवा लूँ। अगली बार जब मोहिनी बोलेगी कि यश तुम्हारा बेटा है तो यह उसके मुंह पे मार दूँगा। तब तो उसे मजबूर होकर सच बताना ही पड़ेगा। मैंने मोहिनी से छुपाकर उस बच्चे का डीएनए टेस्ट भी करवा लिया था। रिपोर्ट कल मिलने वाली थी। हम घर पहुंच चुके थे। यश के बुखार का जोर अब रुक चुका था। मैं सारा दिन आराम से खेल रहा था। मैं कल का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था और आखिरकार इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो गई और दूसरे दिन का सूरज निकल आया। सुबह 11 बजे मुझे लैब से कॉल आ गई थी, आप आकर टेस्ट की रिपोर्ट ले जाएं। धड़कते दिल के साथ मैं लैब पहुंचा। वह रिपोर्ट पढ़ने के बाद मैं सच में विचार में पड़ गया था। मेरा और यश का डीएनए टेस्ट मैच हो गया था। यह साबित हो चुका था कि वह मेरा ही बेटा है। मेरा दिमाग घूमने लगा था। मेरे सिर में इस कदर दर्द होने लगा था कि मुझे जगह से उठना भी मुश्किल लगा था। जब ज़रा सा संभाला तो घर के लिए निकल पड़ा ताकि मोहिनी से पूरी हकीकत जान सकूं। मैं जब घर पहुंचा तो माँ और मोहिनी साथ में बैठकर किसी के बारे में बात कर रही थी। मैं मुझे देखकर चौंक गई। मैंने वह रिपोर्ट मोहिनी के मुंह पर मार दी। मैं बोला, इस रिपोर्ट से साबित हो चुका है कि यश मेरा बेटा है। अब तुम ही बताओ यह सब क्या, कैसे? मैंने तुम्हें पहली बार शादी के दिन ही देखा था, उससे पहले मैं तुम्हें जानता तक नहीं था। फिर यह सब कैसे हुआ? माँ बोली, किशोर यह रिपोर्ट सच है, तुम ही इसके बाप हो। मैं माँ की तरफ हैरानी से देखने लगा और बोला, आप भी इसके साथ इसकी झूठ में शामिल हैं? मेरे सिर में ज़ोर से दर्द होने लगा था। मुझे चक्कर आने लगे थे और मैं चक्कर से नीचे गिर गया। जब होश आया तो मैंने खुद को अस्पताल के बेड पर पाया। मैं कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ में था। ऐसा लग रहा था कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ। कोई तेज़ तर्रार ट्रक मेरी गाड़ी से टकराया था और फिर शोर ही शोर था। मुझे अस्पताल लाया गया था। फिर मैंने दोबारा आंखें बंद की तो मेरे सामने शर्मीली सी मोहिनी खड़ी थी और कह रही थी, मुबारक हो, मैं पेट से हूँ, आप बाप बनने वाले हैं। मैंने आंखें खोल दी थी। सामने मोहिनी और माँ खड़ी थी। माँ मेरे बालों में उंगलियाँ फेरने लगी और बोली, बेटा, आज से 2 साल पहले मैंने तुम्हारी शादी बड़ी धूमधाम से कर दी थी। तुम बहुत खुश थे क्योंकि मोहिनी तुम्हारी पसंद थी। तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और फिर मोहिनी पेट से हो गई। तुम दिन रात बच्चे की आस में बहुत खुश रहने लगे। हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। फिर एक दिन फैक्ट्री से वापस आ रहे थे तभी तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था। तुम कोमा में चले गए थे। तुमने 9 महीने एक लाश की तरह गुजारे थे और फिर तुम भगवान की दुआ से ठीक होकर घर आ गए थे। लेकिन तुम्हारी याददाश्त खो चुकी थी। तुम मोहिनी को भूल चुके थे। तुम जब घर वापस लौटे तब मोहिनी को मारने पीटने लगे थे। तुम उसे अपने कमरे से भगा देते थे। उसके लिए यह मारपीट अच्छी नहीं थी क्योंकि वह पेट से थी। उसके बच्चे को नुकसान पहुंचने का खतरा था और फिर तुम्हारी तबीयत भी इसकी वजह से ठीक न थी हो। इसलिए मैंने मोहिनी को उसके मायके भेज दिया। तुम्हें हर रोज़ याददाश्त वाली और जख्म भरने वाली दवाइयाँ यह कहकर तुम्हारे गुर्दों में तकलीफ़ होती है देती रही। हालांकि तुम तो बिल्कुल ठीक थे। भगवान की कृपा से तुम बिल्कुल ठीक हो गए। राम की शादी के बाद जब तुमने अपनी शादी की रट लगा दी
तो समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, इसलिए मैं तुम्हें डांटती रही और फिर सोच विचार करने के बाद गिने चुने रिश्तेदारों को बुलाकर मोहिनी को मैं दोबारा दुल्हन बना के लाई। और फिर मोहिनी ने मुझे मैं सारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ दिखा दी थी जिसमें हमारी शादी हुई थी। मैं कोमा में रहा था, वो सब कुछ भगवान की मेहरबानी थी जो मैं कोमा से बाहर निकल आया था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए।